हताशा से एक महाशक्ति बैठ गई थी। महाशक्ति को कोई नहीं जानता था। उसकी हताशा को सब जानते थे। एक बिचौलिया उसके पास गया, कूटनीति का हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़कर डील मेकर खड़ा हुआ। वह डील मेकर उसे नहीं जानता था, फायदे के लिए हाथ मिलाने को जानता था। वे सब साथ चले। वे सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, अपनी मजबूरी और मुनाफे को जानते थे। विनोद कुमार शुक्ल से मुआफी, लेकिन दुनिया की सियासत में इस वक्त यही सब चल रहा है। अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान और ईरान से फिर पाकिस्तान। रोज नए नए पर्चे खुल रहे हैं और हर बार कोई नया पेंच फंस जा रहा है। इस रस्साकशी में एक महाशक्ति का सारा गणित फेल हो रहा है। दिन ब दिन ईरान के हौसले और उसकी मिसाइलें दोनों की मारक क्षमता बढ़ रही है। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की भी चर्चा होगी। उनका यह दौरा भारत अमेरिका रिश्तों के लिए कितना अहम है। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 21 मई को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट लीक हुई। खुलासा हुआ कि अमेरिका जिस ईरान को कमजोर बता रहा है, वो अपनी ताकत वापस दोगुनी कर चुका है। उसने अपने ड्रोन्स और मिसाइल प्रोग्राम को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से दोबारा खड़ा कर लिया है। ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन्स मौजूद हैं जो उसकी कुल ताकत का 50% है। ईरान के करीब 2/3 यानी 66% मिसाइल लॉन्चर्स सुरक्षित हैं। समंदर पर कब्जा बनाए रखने के लिए जरूरी कोस्टल क्रूज मिसाइलें भी सही सलामत हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि चीन इस काम में ईरान की मदद कर रहा है, ऐसा अमेरिकी मीडिया का दावा है। उसे मिसाइलें बनाने के पुर्जे सप्लाई कर रहा है चीन। 40 दिन की जंग के बाद जब सीज फायर हुआ था, तब अमरीकियों का यह अनुमान था कि ईरान को उभरने में वक्त लगेगा, लेकिन यह गलत साबित हो गया। दिन ब दिन ईरान की सैन्य ताकत बढ़ रही है और इसी दम पर ईरान डील के लिए अमेरिका के साथ चल रही नेगोशिएशन भी अपनी शर्तों को लेकर और सख्त होता जा रहा है। समंदर में भी ताकत आजमाने की कोशिश चल रही है। खबर है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने एक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है और अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उन्हें नए सिरे से तय किया है। नया नक्शा जारी किया गया है। नक्शे में लाल रंग की लाइनों के भीतर जो हिस्सा आपको दिख रहा है उसे देखिए, ये करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ईरान का दावा है कि इस पूरे हिस्से पर अब उसका कंट्रोल होगा। इस हिस्से में यूएई और ओमान के समुद्री इलाकों को भी कब्जे वाले हिस्से में दिखाया गया है। ईरान का प्लान यह है कि वो ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज में आवाजाही के लिए एक नया सिस्टम बनाए। इस सिस्टम के तहत हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान से परमिट लेना होगा और इसके बदले उन जहाज़ों से सर्विस फीस यानी टोल वसूला जा सकता है। इस प्लान पर ओमान पहले तो झिझक रहा था, लेकिन अब वो भी इस टोल से होने वाली कमाई में अपना हिस्सा तय करने के लिए ईरान से बातचीत कर रहा है। खाड़ी देश इस प्लान पर ऐतराज जता रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार अनवर गर्गश ने कहा, ईरान अपनी मिलिट्री की हार को छिपाने के लिए ये नया ड्रामा कर रहा है। ये दावा ख्याली पुलाव के अलावा और कुछ नहीं है। अमेरिका ने भी कहा है कि कोई भी जहाज ईरान के इन नए नियमों को न माने। समुद्री रास्तों से जुड़ा यूएन का एक कानून है जिसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। ये कानून गारंटी देता है कि किसी भी देश के जहाज को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रास्तों से बिना रोक टोक और सुरक्षित गुजरने का हक है, लेकिन ईरान ने इस कानून पर कभी दस्तखत ही नहीं किए। ऐसे में ईरान के पास एक लूप होल जरूर है, यानी ये सब कुछ तभी सुलझ सकता है जब अमेरिका और ईरान के बीच बात बन जाए और कोई डील हो जाए। वैसे अंदर खाने डील के लिए कोशिशें चल तो रही हैं, लेकिन मसला इतनी आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई अहम मुद्दों पर बात अटक रही है। ईरान ने अमेरिका को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें मांग है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाई जाए, हॉर्मूज पर ईरान की कथित संप्रभुता को मान्यता मिले, जंग में हुए नुकसान का मुआवजा ईरान को मिले और लेबनान में भी इजरायली हमले रोके जाएं। लेकिन अमेरिका इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे 2 वजहें हैं। पहली वजह है यूरेनियम का स्टॉक। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि ईरान को करीब 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हम ईरान का यूरेनियम ले लेंगे और उसे तबाह कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे।
No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. Can they keep their highly enriched uranium? No. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. यूरेनियम के अलावा दूसरा पेंच टाइमिंग पर फंसा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान शुरुआती बातचीत में ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करे और उसे बंद करे, लेकिन ईरान चाहता है कि पहले 30 दिन में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, जंग पूरी तरह रोकी जाए और नेवल ब्लॉकेड जो अमेरिका का उसके बंदरगाहों पर है उसे हटाया जाए। उसके बाद तब जाकर कहीं ईरान न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेगा। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए एक के बाद एक कई लीडर्स विदेशी दौरों पर जा रहे हैं। बिचौलियों की बारात लग गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी इसी हफ्ते दूसरी बार अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचे। कल तक चर्चा तो ये भी थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 22 मई को ईरान दौरे पर जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा था कि मुनीर ईरान जाएंगे, लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि मुनीर ने अचानक अपना ईरान दौरा टाल दिया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि मुनीर तभी ईरान जाएंगे जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दे और हॉर्मूज वाले पेंच पर कोई फाइनल फॉर्मूला तय हो जाए। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 मई से 26 मई तक चीन के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के भी आर्थिक हित ईरान जंग से जुड़े हुए हैं। उसने अमेरिका ईरान के बीच अप्रैल में हुए सीज फायर में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में आने वाले दिनों में चीन की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है, नजर है उस पर। लेकिन इस कहानी में एक तीसरा प्लेयर भी है जो समझौते के लिए बेकरार नहीं है। इजराइल का सब्र टूटता जा रहा है। जंग खत्म होगी या फिर बमबारी दोबारा शुरू होगी, इस सवाल पर अमेरिका और इजराइल के बीच ठन गई है। 19 मई को डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉल के बाद नेतन्याहू का दिमाग गुस्से से सुलग उठा। नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर तुरंत फिर से हमले शुरू करें, फिर से जंग शुरू करें, लेकिन ट्रंप ने कहा कि वो कूटनीति को एक और मौका देना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि ट्रंप का सब्र भी बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सकता। इसी वर्ष नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 37% पर आ गई है। 64% अमेरिकी इस जंग के खिलाफ हैं और लोग तेल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त हैं। ट्रंप को जल्द से जल्द ईरान से एक डील चाहिए ताकि पेट्रोल की गैस की कीमतें अमेरिका में घटें। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि या तो कोई डील होगी या फिर हम कुछ बहुत ही भयंकर करने जा रहे हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ईरान की IRGC ने भी कहा है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो इस बार जंग मिडिल ईस्ट की सीमाओं के पार तक जाएगी। आगे जो भी होगा इस पर हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे, डिटेल्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर पर बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूबियो का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास है। एक बरस पहले तक कहानी अलग थी। अप्रैल 2025 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस भारत आए थे। उनके लिए लाल कालीन बिछाई गई थी। उससे पहले फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्हाइट हाउस गए थे। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जापान के प्रधानमंत्री के बाद PM मोदी व्हाइट हाउस जाने वाले महज दूसरे एशियाई नेता थे। PM मोदी ने उस दौरे पर नारा दिया था कि अमेरिका का मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और भारत का मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन मिलकर एक मेगा पार्टनरशिप बनाएंगे। उस वक्त भारत को ट्रंप प्रशासन से बहुत उम्मीदें थीं। लगा था कि मार्को रूबियो जैसे चीन विरोधी नेता भारत के काम आ सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान पर सख्त हो सकता है और भारत के रूस से रिश्तों पर अब कोई सवाल नहीं उठेगा, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन महज 1 साल के अंदर ही इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि मार्को रूबियो का दौरा डैमेज कंट्रोल कर सकता है। रूबियो इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो आगरा, जयपुर और कोलकाता भी जाएंगे। इस दौरान दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग भी हो सकती है। इस दौरे का एजेंडा रक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीक से जुड़ा होगा। लेकिन क्या इस दौरे से वाकई सब चंगासी वाला माहौल बन जाएगा? हमने बात की विदेशी मामलों के जानकारों से। The question really is कि क्या ये खाली तेल बेचने आ रहे हैं एनर्जी या ही इज़ गोइंग टू गो थ्रू द मोशंस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होगा कि वो क्वाड समिट की बात कहते क्या हैं और फिर उनकी जो मुलाकातें होने वाली हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या 4 कह सकते हैं आप। 4th के ऊपर सवालिया चिन्ह है। पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग ये है कि उनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। नंबर 2 उनकी मुलाकात होगी डॉक्टर जयशंकर के साथ। नंबर 3 अजीत डोवल के साथ। अजीत डोवल के साथ वो इसलिए मिल रहे हैं कि मार्को रूबियो के दो जॉब्स हैं। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं।
तो वो फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से जयशंकर से मिल लेंगे और एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो अजीत डोवल से भी मिल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी से जो मिल रहे हैं दैट इज़ द स्टैचर ऑफ द अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर। हर फॉरेन मिनिस्टर से तो नहीं मिलते। मुझे याद है द लास्ट टाइम ही मुझे लगता है कि सरगे लैवरॉव जब मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनसे भी मुलाकात की इस बार भी, और इससे पहले भी 2 बार आई थिंक इंडियन मोदी हैज़ मेट द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। अब्बास अराक्ची से पहले जो थे शायद उनसे भी मुलाकात हुई। और फिर ये 3 मीटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और चौथी मीटिंग इज़ क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। उस पर क्या होता है वी शैल सी। कुछ नया मोमेंट, ऐसा सवाल ही उठता है कि इज़ देयर ए मोमेंटम देयर, कुछ आगे बढ़ेगा या नहीं, दैट इज़ द की क्वेश्चन। मुझे लगता है कि वो क्लोज डोर मीटिंग में जो बातें होगी आई थिंक बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस और जापानीज़ और इंडियन, बेसिकली बीजिंग में जो हुआ शी जिनपिंग की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप, उसको लेकर कई सवालात वो ऑफ द रिकॉर्ड मतलब बिहाइंड द क्लोज डोर्स करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक में वो बातें आएंगी, क्योंकि अगर आप जापान हैं, अगर आप इंडिया है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया है, तो यू शुड बी वरिड कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कोई ग्रैंड बार्गेन हो जाती है तो फिर क्वाड की ज़रूरत ही नहीं है, इंडो पैसिफिक विल बी ओवर। सो वी आर थिंकिंग ऑफ दोज डेवलपमेंट्स। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट विजिट अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी हुई है आजकल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो वो ट्वीट करते हैं, दैट बिकम्स द फॉरेन पॉलिसी। तो इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि वाइल मार्को रूबियो इज़ गुड एट व्हाट ही इज़ डूइंग, वो उतने महत्वपूर्ण है ही नहीं एस्टैब्लिशमेंट। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खामोश हैं और कुछ नहीं किए, वहाँ पे आपको मार्को रूबियो की सोच और मार्को रूबियो की जो पॉलिसी से नज़र आ रही हैं। और वो खुद अपनी क्यूबा के एजेंडा को लेकर ही इज़ क्वाइट बिजी एंड फोकस्ड ऑन क्यूबा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। एक तो नौकरी गई, अब देश छोड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। अमेरिका में रह रहे कई भारतीय प्रोफेशनल्स के सामने यही संकट है। हाल ही में मेटा, ओरेकल और अमेज़न जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर लेऑफ्स किए। हजारों लोगों की नौकरियां मात्र एक ईमेल के जरिए झटके से छिन गई। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स भी थे। अब इन लोगों के सामने अमेरिका से जाने का संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि अधिकतर भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम करते हैं। लेकिन इस वीज़ा का नियम कहता है कि नौकरी जाने के 60 दिन के भीतर नया स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, यानी नया एम्प्लॉयर, नहीं तो वीज़ा समाप्त हो जाएगा और अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार आधार खत्म हो जाएगा। ऐसे में छटनी का शिकार हुए भारतीय प्रोफेशनल्स के सामने तुरंत नौकरी ढूंढने का दबाव है। हालांकि बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार H-1B वीज़ा जाने की सूरत में प्रोफेशनल्स के पास कुछ ऑप्शंस ज़रूर होते हैं, जैसे वो अपने वीज़ा का स्टेटस B1 या B2 से B2 में बदल सकते हैं। इससे उन्हें बिना काम मिले भी कुछ महीनों के लिए अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब ये स्टेटस बदलना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट में कुछ इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि हाल के समय में विजिटर वीज़ा के एक्सेप्टेंस रेट में भारी कमी आई है। एप्लीकेशन के रिजेक्टेड होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इमिग्रेशन अथॉरिटी वीज़ा का स्टेटस चेंज करने के लिए या तो एक्स्ट्रा प्रूफ मांग रहे हैं या फिर सीधे एप्लीकेशन खारिज कर दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय प्रोफेशनल्स के पास वैकल्पिक रास्ता भी सीमित रह गया है। उनके लिए हालात बेहद कठिन हो गए हैं। टेक इंडस्ट्री में लगातार चल रहे उतार चढ़ाव से नई नौकरियां मिलने भी मुश्किल हो गई हैं। ऊपर से लगातार आ रही लेऑफ्स की खबरें डराने वाली हैं। इसका सीधा असर भारत के जॉब मार्केट में भी पड़ सकता है। अगर बड़ी संख्या में विदेशों से प्रोफेशनल्स लौट कर भारत आते हैं तो यहाँ के जॉब मार्केट पर भी प्रेशर पड़ेगा, जो कि पहले ही संकट के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर हालात नाजुक हैं। उम्मीद है सरकार समय रहते प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी और देश के साथ साथ बाहर रह रहे प्रोफेशनल्स के हितों की रक्षा करेगी। अगली खबर, अगर कोई बच्ची प्यूबर्टी की एज तक पहुंच गई है, यानी लगभग 10 से 13 साल के बीच है, तो उसकी चुप्पी को शादी की सहमति माना जा सकता है। अगर किसी लड़के या लड़की की शादी बिना दहेज दिए कर दी गई है तो उसे उस शादी को अमान्य माना जा सकता है। अगर पति प्रेम पूर्वक व्यवहार न कर रहा हो तो लड़की प्यूबर्टी की एज पर पहुंचने के बाद शादी रद्द करवाने की अपील कर सकती है। लेकिन पति ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो तलाक नहीं मिलेगा। ये लिटरली तालिबानी नियम है।
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन्हें लागू किया है, इन नियमों को लागू किया। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान की जस्टिस मिनिस्ट्री ने तलाक के नए नियमों को लेकर एक आदेश जारी किया था। अभी बताए गए ये नियम उसी का हिस्सा हैं। इनमें कानूनी तौर पर बाल विवाह को सही ठहराया गया है और लड़कियों की स्वतंत्रता से जुड़े कई अधिकार छीन लिए गए हैं। इन नियमों पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने कहा है कि इससे महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ भेदभाव और बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। उनके घर से बाहर निकलने तक पर पाबंदियां हैं। लड़कियां जिम, सैलून और यहाँ तक कि पब्लिक पार्क में नहीं जा सकती। अब कम उम्र में उनके विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। तलाक से जुड़े अधिकार छीने जा रहे हैं। इधर तालिबान शासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। कहा है कि सभी आदेश इस्लामी कानून के अनुसार हैं। अफगान सरकार का कहना है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ हैं उनकी आपत्तियां कोई नई बात नहीं है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना। यानी तालिबान धर्म की आड़ में लड़कियों के बुनियादी अधिकारों को छीनने वाले कानून को सही ठहरा रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।